गुड आफ्टरनून एवरीवन। और सबका नाश्ता पानी हो गया? दोपहर का पेट भर खा लिया? गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून अभिषेक। चलो, और किसके घर में क्या बना था? साग? और गिरीश, क्या बना था घर में, जरा बताओ। खाने के लिए कुछ बताओ, कुछ अच्छा। खीर बनी थी? अच्छा, बढ़िया है। खीर। कितने लोगों को स्वीट अच्छी लगती है? स्वीट अच्छा लगता है? ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे जिनको स्वीट खाना बहुत अच्छा लगता है? अच्छा, श्रद्धा को बहुत अच्छा लगता है कड़ी और गोभी। वाह। शुभम को भी अच्छा लगता है। पुष्कर, अभिषेक। अच्छा। अच्छा, स्वीट तो चलो बहुत लोगों को अच्छा लगता है, कॉमन हो गया। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको अगर स्वीट एक तरफ दिया जाए और एक तरफ दिया जाए खट्टा मीठा, जैसे हम देखते हैं ना, चाट, चाट पापड़ी जो होती है, अगर आपको बोला जाए कि इनमें से किसी एक चूज को चूज करना है तो कौन सा आप चूज करोगे? नहीं, क्या बोलते हैं, खट्टा मीठा कौन चूज करेगा? बोथ, अथर बोथ, बोथ नहीं, एक ही आपके पास अटेम्प्ट है। आप मरने वाले हो, आपका गला कटने वाला है और बोला गया कि लास्ट डिजायर क्या है, तो आपने बोला कि 2 प्लेटें हैं। अब आपको एक ही अटेम्प्ट में जो है लेना पड़ेगा। अच्छा, गुलाब जामुन अच्छा लगता है। वाह, गिरीश को। अच्छा, अथर बोलते हैं मैं स्वीट खाऊंगा, श्रद्धा ही बोलते हैं मैं स्वीट स्वीट लूंगी। स्वीट स्वीट स्टूडेंट होके स्वीट स्वीट ले रहे हो नहीं? आदित्य को स्वीट अच्छा लगता है, पाँच स्वीट नहीं। दोनों एक साथ खा जाएंगे। अरे फिर तो कॉकटेल हो जाएगा, कॉकटेल। दोनों एक साथ खा जाओगे तो कॉकटेल हो जाएगा। तीखा? अच्छा, पूजा को तीखा अच्छा लगता है। तो पूजा, क्या आप कोल्हापुरी से हैं क्या? मैंने सुना है कोल्हापुरी वाले अगर अपने खाने के अंदर 1 किलो मिर्ची को ग्राइंड करके नहीं डालते तब तक उनको खाना खाना नहीं लगता है। हाँ, मैंने आज लाइव की जगह रिकॉर्ड इसलिए चालू किया है क्योंकि जूम पे आज लाइव का सर्विसेज का कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, टेक्निकल इशू। तो अमन सर उसको चेक कर लेंगे, बोले कि तब तक रिकॉर्ड हो जा रहा है। रिकॉर्ड हो जाएगा तो फिर वो आपको दे दिया जाएगा। अच्छा, पूजा बोल रही है कि आई एम फ्रॉम राजस्थान। तो राजस्थान वाले तीखा तो नहीं खाते? राजस्थान वाले तो ये सब नहीं खाते, तीखा वगैरह। अच्छा, घी। घी अच्छा लगता है, घी पी लो आप। आजकल अच्छा घी नहीं मिलता है। हमारे यहाँ मंदिर के पास एक घी है, उस घी का ब्रांड नेम है वैष्णवी घी। वो गिर गाय से घी बनाते हैं। वो 1000 रुपये kg बेचते हैं, 1000 रुपये kg। पतंजलि वाले तो साढ़े शायद शायद 550 रुपये kg बेचते हैं। तो 1000 रुपीज kg। अरे इतना ही नहीं, आप हरियाणा में जाओगे, एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ओल्ड मेथड से, वैदिक मेथड से घी को बनाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि पेशेंट्स के स्पेसिफिकली ये बोला जाता है कि आपको घी लेना ही लेना है और आपका शरीर को अगर एनर्जी प्रोवाइड करना है, तो वो घी खाते हैं। हरियाणा में जो बनता है, पंजाब में, सॉरी हरियाणा बोल दिया, पंजाब में घी बनता है, एक जगह पर है। ओल्ड मेथड से बनाते हैं, कई सारे दिन लगते हैं उस घी को बनाने के लिए। तो उसमें गाय को क्या सुनाया जाएगा, सुबह सुबह उनको उठाकर मंत्र सुनाए जाते हैं। उसके बाद जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो वो दूध निकालते हैं, दूध के बाद उसको चर्न करते हैं, चर्न करने के बाद फिर पहले बॉइलिंग होती है, बॉइलिंग होने के बाद उसकी चर्निंग होती है, फिर उसके बाद उसमें से जो घी निकलता है, बटर निकलता है। फिर बटर निकलने के बाद उसको फिर रखते हैं, एक वुडन जगह में रखते हैं। फिर उनका अपना कुछ एक वैदिक स्टाइल रहता है। और आपको आपको यकीन नहीं होगा, वो जो घी ऐसे बनाते हैं, दे चार्ज पर किलो 5000 रुपीज। फॉर 1 किलो दे चार्ज 5000 रुपीज। और वो घी को कोई भी अगर लेता है नॉर्मली, तो उसका जो शरीर रहता है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है ना, कभी कभी शरीर में एक एनर्जी पूरा चला जाता है, कभी कभी ऐसे एक फेज ऑफ लाइफ में होता है, तो वो लेने से ठीक हो जाता है व्यक्ति। सर घी
सर जेई मेन का रिजल्ट आया कि नहीं, क्योंकि सूर्यकांत सर हमें एकेडमी का रिजल्ट बताने वाले हैं। अच्छा अच्छा, नहीं अभी तक तो नहीं आया है, क्योंकि सूर्यकांत सर ने मेरे को बोला भी नहीं कुछ उस चीज के बारे में, शायद नहीं आया तभी तो नहीं आया होगा, बोला आया होता तो बोल देते, आ जाएगा तो बोल देंगे सर आपको ऑटोमेटिकली। अच्छा तो चलो चालू करते हैं आज की क्लास, राइट। तो कल हमने बहुत तेजी तेजी से कुछ क्वेश्चंस बना लिए थे। कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे, इसको 1 मिनट चालू कर देते हैं। यस चालू हो गया। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन बनाए थे, राइट। रेडियस रेशियो के ऊपर क्वेश्चन, ये सब मैंने आपको कुछ हिंट दिया था, ये सब कैसे बनाते हैं इन क्वेश्चंस को लेकर। एंगुलर मोमेंटम का एक ऐसा क्वेश्चन आया था और एनर्जी बेसिस पे एक क्वेश्चन दे दिया था। तो आई फील कि अभी आप थोड़ा तो एटलीस्ट कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। बाकी तो असाइनमेंट में आपको दे दिया जाएगा, तो आप संडे आपके पास पूरा फुल टाइम रहेगा और उसमें बैठ के आप प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद आप जो एग्जाम आएगा उसमें आप अपेयर कर सकते हैं। अच्छा, संडे से मुझे याद आया कि संडे को मैंने एक क्लास रखी है। इट इज नॉट ए कंपल्सरी वाला क्लास, इट इज ए ऑप्शनल क्लास फॉर क्लास 11। और उसमें हम क्या करेंगे, हम जो है टेस्ट डिस्कशन करेंगे। मैंने आपको बोला था कि टेस्ट डिस्कशन जो होगा वो संडे को होगा, तो 1 आवर आई विल टेक टेस्ट डिस्कशन, राइट। तो क्लास का टाइमिंग या तो 11-11:15 को रहेगा, क्योंकि मैंने क्लास 12 का भी एक्स्ट्रा क्लास रखा है 9 से 11। तो आपका शायद क्लास उसी के बाद होगा 11:15 को, 11:15 से 12:15 और 12:30 तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, हाँ अथर आई हैव डाउट आई विल कम, तो इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा इस चीज को। दैट इज ऑप्शनल, जो चाहते हैं कि मेरा टेस्ट को लेकर डाउट्स है तो दे कैन कम एंड सी दैट। ओके, तो मैंने कल आपको बताया था कि वी विल डिस्कस टुडे समथिंग दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो आप हेडिंग डालिए सबसे पहले ग्राउंड स्टेट, टॉपिक डालिए ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, डाला आप लोगों ने टॉपिक। चलो यहां पर आपको समझा देते हैं। तो हम चालू करते हैं इधर। तो एक तरफ है आपके पास ग्राउंड स्टेट, देखिए ये है ग्राउंड स्टेट। VHF बोर्ड पे लिख के दो ना, हाँ लिख रहे हैं। तो ग्राउंड स्टेट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राउंड स्टेट। सी, हमारे पास जो एटम था, जो बार बार हम बोल रहे थे कि ये है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस की चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अभी देखो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का हमने एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया, और इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के बाद हमने उसको NH/2π के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। कल हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था। तो मैंने इस इलेक्ट्रॉन का वैसे अप्लाई किया रूल, फिर मुझे पता चला कि जो n की वैल्यू आई क्या आ गई 1, n की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट, n की वैल्यू क्या आई 1, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन लाइक्स टू रोटेट अबाउट द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट नंबर 1। मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन का जो घर है वो ये ऑर्बिट नंबर 1 है, यानी के शेल है। समझ में आ गया। अभी सपोज ऐसा कुछ होता है कि समहाउ बाहर से कोई एक एनर्जी आती है, और वह एनर्जी ऑब्वियस ही बात है फोटोन के रूप में आएगी। तो फोटोन के रूप में ये एनर्जी आती है और इस इलेक्ट्रॉन के अंदर चली जाती है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी चली गई, फिर वो पावरफुल बन गया। तो अब इधर अगर आपको रहना है तो आपको इसी एनर्जी में ही रहना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं रह सकते। लेकिन इसकी एनर्जी तो अब ज्यादा हो गई है, तो अभी ज्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने बोर के पोस्टुलेट में पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही एनर्जी एक्सेप्ट करता है, वो तुरंत क्या करता है, जंप मार जाता है। ये जंप मार गया, और सोचो कि जंप मारते हुए वो किसी भी हायर ऑर्बिट में जा सकता था, बट अभी के लिए हम कंसिडर करते हैं कि ये अपने जस्ट ऊपर वाले ऑर्बिट में चला गया, राइट। अभी आप क्या देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन 1 ऑर्बिट में रह रहा था खुशी से, लेकिन जैसे ही बाहर से एनर्जी आई, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में नहीं रह सकता, क्योंकि इस ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स एनर्जी वैल्यू है।
फिर इसको क्या करना पड़ा, इस ऑर्बिट को छोड़कर जंप करके दूसरे ऑर्बिट में जाना पड़ा। और कौन से ऑर्बिट में वो जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी ऑर्बिट में चला जाएगा, n इज इक्वल टू 2, 3, 4 कोई भी ऑर्बिट में चला जाएगा, नहीं नहीं, वो उसी ऑर्बिट में जाएगा जहां पर उसकी जो एनर्जी फाइनल एनर्जी हुई और जिस ऑर्बिट का एनर्जी इससे मैच करता है उसी ऑर्बिट में जाकर वो रह सकता है। तो इस वाले ऑर्बिट से जहां से वो जंप किया वो ऑर्बिट को या उस स्टेट को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। मतलब वो इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट क्या हो गया, ये समझ में आ गया। ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं। अभी आप सोच रहे हो कि सर ग्राउंड स्टेट क्या n इज इक्वल टू 1 होता है क्या, नहीं, ग्राउंड स्टेट हर इलेक्ट्रॉन का अपना अलग अलग होता है। जैसे कि यहां तो हमने हाइड्रोजन एटम का कंसीडर किया था केस, बराबर, लेकिन ऑफकोर्स मैं कंसीडर करता हूं बोरॉन का कंसीडर करता हूं केस। तो बोरॉन का इस तरीके से दिख रहा है बोरॉन। तो बोरॉन एटम के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,3, ठीक है ना। अब 2,3 आ गया, तो 2,3 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके के शेल में घूम रहे हैं और 3 इलेक्ट्रॉन इसके एल शेल में घूम रहे हैं। तो यहां पर हमने देखा कि इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अभी आपने जब कॉन्फ़िगरेशन बना लिया बोरॉन के एटम का, तो हम देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन को इन्हीं ऑर्बिट में नेचुरली रखा गया है और इधर 3 इलेक्ट्रॉन है ये इसी ऑर्बिट में नेचुरली रखे गए हैं। तो अब क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा 1, इस वाले इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा 1, इस वाले इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा 1 नहीं होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट होगा 2। समझ में आ गया। लेकिन अगर यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके सपोज इस वाले ऑर्बिट में चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस वाले ऑर्बिट में जाएगा तो वो उसका ग्राउंड स्टेट नहीं कहलाएगा, वो एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, एक्साइटेड स्टेट। तो एक और एक टर्म आप यहां पर लिखिए, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट। तो अब ये इलेक्ट्रॉन के लिए एक्साइटेड स्टेट क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी उसने ली और फाइनली उसकी एनर्जी कितनी बनी और उसी एनर्जी लेवल पे जाकर रहने वाला है। समझ में आ गया, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। एक होता है ग्राउंड स्टेट और एक होता है एक्साइटेड स्टेट। फिर आप सोचोगे कि सर क्या ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट करके हमेशा इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्यों, अगर आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉन भले ही एनर्जी एक्सेप्ट करके ऊपर चला गया, क्योंकि वो जिस ऑर्बिट के अंदर गया वो उसका एक्साइटेड स्टेट था, तो ज्यादा टाइम तक वो एनर्जी क्या है संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ने तो एनर्जी गेन की है कहीं से, तो वो एनर्जी गेन करके कहीं गया तो, लेकिन वो एनर्जी फिर से रिटर्न कर देगा। जैसे वो एनर्जी अपनी रिटर्न कर देगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन धड़ाम से फिर से अपने ग्राउंड स्टेट पर आ जाएगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन अच्छे से घूमता है, अच्छे से मतलब रहता है, स्टेबल कहलाता है। लेकिन जैसे ही उसको बाहर से एनर्जी मिलती है वो पागल हो जाता है, उसको लगता है कि अरे इंडिया अच्छा नहीं है, अमेरिका बहुत अच्छा है, इधर इंडिया में कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं है जॉब की, अमेरिका में तो कितनी अपॉर्चुनिटीज है, वहां के लोग तो गाड़ियों में घूमते हैं। और उसको पता चला और उसको क्या बोलते हैं, क्या लग गया, नशा लग जाता है। तो जैसे ही वो अमेरिका जाता है तो अमेरिका में जाकर, लेकिन था तो वो इंडिया का, राइट, अभी क्या बोलते हैं, उधर रह के भले ही उधर के इंग्लिश से बातें करने लगे, लेकिन खाना तो उसको वही अच्छा लगता है जो इंडिया में खाते हैं, वही दाल राइस चपाती वही खानी अच्छी लगती है। अब अमेरिका गया, अमेरिका में तो पता चला कि अरे लोग तो क्या बोलते हैं कुछ भी नहीं खाते, उसमें तो ना नमक है, ना सॉल्ट है, ना मिर्ची है, ना मसाला है, ना ब्रेड, सिर्फ ब्रेड खिलाते हैं। और वहां के इंग्लिश लोग तो बड़े ये होते हैं, कोल्ड टाइप के होते हैं। मेरे को तो धूप खाने की आदत थी यहाँ पर इंडिया में, तो वो वहां पर जैसे जाता है फॉरेन एक्साइटेड स्टेट में हो जाता है, वहां पर स्टेबल नहीं हो पाता, और स्टेबल नहीं हो पाता तो फिर से उसको कहाँ आना पड़ता है, ग्राउंड स्टेट में आना पड़ता है। तो यही खंडा है आपका ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का। राइट, सेकेंड सेल की कैपेसिटी भाई
8 है ना, अगर फर्स्ट सेल का सेकंड में ज्यादा तो वो सेकंड सेल में बैठेगा क्या? नहीं नहीं, नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। हम अभी एनर्जी कंसेप्ट्स पढ़ेंगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा ये सब चीजें। ओके, तो आप जरा इसको लिखिए। तो अभी हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए बातें कर रहे हैं। मैंने आपको कंसेप्ट समझाने के लिए ये सब समझाया, बट अगर मैं हाइड्रोजन एटम की अगर बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ किस एटम की बात कर रहा हूं? हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं। तो यहां पर मुझे कुछ चीजें लिखनी है। क्या लिखना है जरा देखिए। पहला चीज तो ये लिखना है कि हाइड्रोजन एटम के लिए मैं बात कर रहा हूं। दूसरा चीज आपको लिखना है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी जरा बताइए? -13.6 जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू क्या आ गई हाइड्रोजन के लिए? 1 अपॉन एन स्क्वायर। अभी हाइड्रोजन एटम पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है आपका, यहां पर सिर्फ एक ही ऑर्बिट है और उसमें ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में होगा? n = 1 में। तो n = 1 मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो इसको भी जरा मिटा देते हैं, ये भी मिट गया। तो -13.6 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, और फाइनली क्या बच जाएगा? eV। देख पा रहे हो? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू -13.6 eV। खत्म, और कुछ नहीं है इसके अंदर, राइट? इसको तुरंत तुरंत लिख लें। ठीक है, अभी अगर आपको पूछा गया कि नहीं मुझे सिर्फ हाइड्रोजन एटम नहीं चाहिए, मुझे कोई एक हाइड्रोजन लाइक चाहिए, हाइड्रोजन लाइक, तो अभी क्वेश्चन क्या आएगा आपको? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट फॉर ए हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा बताओ? ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई आंसर दे सकते हैं? आसान है, एकदम आसान है। फॉर्मूला हमारा मेन वही है, En = -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बस मैंने इतना पूछा है कि अगर ग्राउंड स्टेट मुझे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए निकालनी है तो फाइनल फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा, शिवानी ने दिया है कि सर -13.6। अच्छा, लिखो। ठीक है, मैं डेफिनेशन बताता हूं, पहले ये इंफॉर्मेशन लिख लो, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो, मैं डेफिनेशन भी बता दूंगा। नहीं 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 नहीं, ये खाली -13.6 नहीं आएगा। अच्छा, गिरीश ने तो पूरा ही फॉर्मूला दे दिया, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। नहीं नहीं, ये भी नहीं आएगा। देखो क्या है, मैं बताता हूं। क्या बोला गया है? हाइड्रोजन लाइक। अब हाइड्रोजन लाइक कौन सा है? या तो He+ ले लो। He+ में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा? n = 1 में। Be2+, कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा? n = 1 में। Li कितना? 2+, हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। फिर उसके बाद इस तरीके से करेंगे तो जितने भी आप आयनिक स्पीसीज बनाओगे हाइड्रोजन लाइक, तो वो कहां पर रहेंगे? वो जाकर आपके n = 1 में रहने वाले हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है, चाहे आप कोई भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज ले लो, तो उसमें n की वैल्यू तो 1 आ गई। हाँ, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? उसके एटॉमिक नंबर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो चेंज हो रहा है वही लिखेंगे, -13.6 जेड स्क्वायर, और एन स्क्वायर तो अलग अलग प्रकार में 1 ही आ रहा है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? -13.6 जेड स्क्वायर ईवी। आ गया समझ में? वेरी गुड। अब चलो, यहां पर अक्षय बोल रहा है कि इधर क्या लिखाने के लिए? डेफिनेशन। तो ग्राउंड स्टेट का डेफिनेशन क्या लिखोगे? राइट, कि द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in which it is stable। बस सिंपल सा डेफिनेशन है।
एक ऐसा स्टेट जहां पर इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है, एनर्जी रिलीज नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अदर देन द ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट को छोड़कर जितने भी स्टेट ले लो, अदर देन द ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, उसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, राइट। अब क्योंकि ये जो बोर का मॉडल था उसने हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ही एप्लीकेबल था, तो हम बोलेंगे कि ग्राउंड स्टेट क्या होगा हाइड्रोजन एटम के लिए 1, या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए क्या आएगा 1। तो यहां पर अगर हम देखोगे, इधर हम लिखते हैं Ng, ग्राउंड स्टेट 1 आ गया, लेकिन एक्साइटेड स्टेट क्या हो सकता है, Ne इज इक्वल टू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे जाते जाते इंफिनिटी तक जा सकता है। तो ये एन एक्साइटेड स्टेट है। हाँ, अनस्टेबल हो जाता है। एक्साइटेड स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो बन जाएगा। ठीक है, इतना तक आपने लिख लिया, इतना तक क्लियर हो गया। अभी देखो, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि बताइए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा, व्हाट इज द ऑर्बिट नंबर फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। अच्छा, गिरीश का आंसर आ गया है 2। वेरी गुड गिरीश। क्या होगा, यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन तो ग्राउंड स्टेट में था, जैसे ही बाहर से एनर्जी आई, राइट, इसने बोल दिया जी मैन जी और ऊपर चला गया, तो सबसे पहला जो एक्साइटेड स्टेट होगा वो क्या होगा, n इज इक्वल टू 2। फिर अगर वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, n इज इक्वल टू 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, n इज इक्वल टू 4, और इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हम यहां पर, वेरी गुड, हम यहां पर मार्क करेंगे इधर काले अक्षर के पेन से कि 2 जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाता है। 2 जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाता है, और इस तरीके से फिर आप अपना निकाल सकते हो। 10th एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, n इज इक्वल टू 11, जस्ट एक ऐड कर दो, राइट। तो ये इस तरीके से हम आगे चल सकते हैं। चलो यहां तक बन गया, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट अस गो अहेड इन आवर टॉपिक्स। अब आप टॉपिक डालिए आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी किस चिड़िया को कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो, इसका टेक्निकल डेफिनेशन तो है, बट मैं फिर भी इसको सिंपलीफाई करके बताना चाहता हूं। क्या है, हाँ, सिर्फ हाइड्रोजन में लिया ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ठीक है शुभम, क्लियर। अभी देखो, मैं आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या, आपके पास क्या है, एक एटम है। ये कौन सा एटम है, कोई बता सकते हैं, विच एटम इट इज, क्विज ऑफ द डे। हाँ, स्टेट मींस ऑर्बिट, हाइड्रोजन, वेरी गुड। अब तो आदत हो गई है कि सर अगर कोई एटम है तो वो हाइड्रोजन ही होगा। तो ये है आपके पास एक एटम, राइट, और ये एटम क्या है, हाइड्रोजन एटम आप कंसीडर कीजिए। वही कंसीडर तो भोर बाबा कर रहे हैं, इसलिए हम भी कर रहे हैं। तो ये एक एटम है। अब इस एटम में तो ऐसा कुछ गिली गिली सिम सिम करना है कि ये आपका आयन में बदल जाए, तब ये हाइड्रोजन एटम ना कहलाए, लेकिन हाइड्रोजन आयन बन जाए। और हाइड्रोजन आयन बनेगा मतलब या तो H प्लस हो सकता है ना, H प्लस ही होना है, H माइनस भी आयन होता है, बट मैं H प्लस बनाना चाहता हूं। तो देखो, ये जो हाइड्रोजन एटम है, अब थोड़ा सा इसके अंदर देखो क्या है, अंदर न्यूक्लियस रहेगा, राइट, और इधर बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। तो मैंने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस से जो प्रेम था, ठीक है, यहां पर आप देखिए, इधर इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में बहुत प्रेम है।
क्यों होगा ना, ये माइनस ए प्लस है तो प्रेम तो होगा। तो मैंने क्या किया कि बाहर से एनर्जी डाली, मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूं इस न्यूक्लियस से। कैसे निकालूंगा, बाहर से मैं एनर्जी डालूंगा और बोलूंगा ये निकल रहे, तो निकलेगा, तब जाके निकलेगा। अगर मेरी एनर्जी बाहर से मैं जितनी एनर्जी डाल रहा हूं, अगर वो एनर्जी इन दोनों की बॉन्ड से कम हुई तो फिर तो नहीं निकाल पाऊंगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन मुझे अगर उतनी एनर्जी दी गई कि उसकी एनर्जी से पार कर गया तो डेफिनेटली मैं इलेक्ट्रॉन निकाल पाऊंगा, राइट। तो अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है थोड़ा समझ सकते हो आप। देखो कितनी एनर्जी मैं दूं इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, सुनो ध्यान से, कितनी एनर्जी मैं बाहर से, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, कितनी एनर्जी मैंने बाहर से दी ताकि ताकि इस एटम का सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे हो, इस एटम का सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाए और एटम आपका आयन में कन्वर्ट हो जाए, उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। समझ में आ गया आपको कि मैंने यहां पर क्या डेफिनेशन बोली। नहीं समझ में आया, चलो लिखो इसका डेफिनेशन। द मिनिमम एनर्जी, द minimum energy required to remove an electron, the minimum energy required to remove an electron from the outermost orbit of an atom is called isolated gaseous atom is called ionization energy। देखो समझ में आ गया, अभी आपको समझ में आ गया होगा। That minimum energy required to remove an electron from the outermost orbit of an isolated gaseous atom। अभी isolated gaseous atom क्या लिखा है मैंने, isolated gaseous atom का मतलब होता है कि अकेला गैसियस वाला एटम, क्योंकि एक ही एटम से निकालना है ना इलेक्ट्रॉन, ऐसे गुच्छे से तो नहीं होने चाहिए। तो आइसोलेटेड मतलब अलग होना चाहिए वो एटम और गैस फेज में होना चाहिए, तो तभी उस एटम से अगर हम निकालेंगे तो जितनी एनर्जी मुझे लगती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, राइट। कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। हाँ, ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन द गैसियस स्टेट, राइट। ठीक है, अथर क्लियर, शुभम क्लियर, श्रद्धा क्लियर, साक्षी क्लियर, राइट। तो समझ में आ गया। अभी मेरा क्वेश्चन है, मेरा आप लोगों से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एनर्जी पढ़ ली ग्राउंड स्टेट की। अभी देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी है, ये हाइड्रोजन एटम की में जो एक इलेक्ट्रॉन है n=1 स्टेट में कितनी एनर्जी है, बताइए कितनी एनर्जी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कितना एनर्जी है। हाँ, कितना एनर्जी है, -13.6 eV बराबर। ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है, -13.6 eV बराबर। अब मैं क्या करूंगा, इधर से बाहर से एनर्जी दूंगा और इतनी एनर्जी दूंगा कि ये इलेक्ट्रॉन
उस ऑर्बिट से निकलकर एकदम बाहर वाले शेल में चला जाए। बाहर वाले शेल मतलब एकदम एटम से बाहर ही निकल जाए, हायर ऑर्बिट में भी नहीं जाएगा, एकदम बाहर ही निकल जाना है। तो बाहर निकल जाना है तो ऑर्बिट नंबर क्या है? इन्फिनिटी, राइट ना? बाहर एकदम निकल जाएगा तो ऑर्बिट नंबर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो लास्ट ऑर्बिट का नंबर मतलब क्या लिखोगे इधर? n लास्ट ऑर्बिट का नंबर क्या होगा? इन्फिनिटी। और कहां से निकाला गया है? n इनिशियल ऑर्बिट कहां से निकाला गया है? 1 से निकाला गया है। तो इलेक्ट्रॉन को पहले वाले शेल से निकालकर इन्फिनिटी में भेजा जा रहा है। तो अब इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? सिंपल सा चीज है। अगर मैं सपोज थिएटर में देखने के लिए गया, मैं एकदम सामने वाली सीट पे बैठ गया, तो मेरे को ज्यादा नहीं देना पड़ा, सिर्फ 100 रुपये देना पड़ा, 100 रुपये देकर बैठ गया मैं, राइट। अब फिर पता चला क्या बोलते हैं, मुझे एकदम लास्ट वाली सीट में बैठना है। हाँ, इसमें थोड़ा ऐसा होगा कि मेरे को बाहर भेज देना पड़ेगा। तो बाहर भेजना मतलब क्या? तो कोई भी भेज सकता है, बट अगर सपोज मेरे को एकदम लास्ट वाली सीट में बैठना है, तो फिर मुझे क्या है, टिकट वाले को एक्स्ट्रा 500 रुपये देने पड़ेंगे, तब जाके मैं उधर बैठूंगा। तो वो जो एक्स्ट्रा 500 रुपए हैं वो क्या हो गया? उतनी एनर्जी लगानी पड़ी, तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये अभी कैसे पता चलेगी कि इतनी एनर्जी दूंगा? व्हाट इज दैट आयनाइजेशन एनर्जी मैं इस इलेक्ट्रॉन को दूंगा ताकि वो एकदम इन्फिनिटी पर चला जाए। कैसे पता चलेगा? तो इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी होगी एक इलेक्ट्रॉन की, वो पता होनी चाहिए। n इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है वो पता होनी चाहिए, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है वो पता होना चाहिए। जितना अंतर आएगा भाई आप उतना ही तो एनर्जी इसको इलेक्ट्रॉन को दोगे ताकि वो पार कर जाए। समझ में आ गया ना? सिंपल है। तो अभी तो क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द एनर्जी एट इंफिनिटी। कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर इंफिनिटी ऑर्बिट पे होगा तो उसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? -13.6 z² अपॉन n²। n की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी, है ना? तो n क्या हो गया? इन्फिनिटी। तो समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 0। कितना हो गया? ये 0 eV। अब n इज इक्वल टू 1, एनर्जी एट द फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की कितनी है? -13.6 eV। -13 कितना eV है? 6 eV है। तो बड़ा कौन सा है? 0 eV बड़ा है या -13.6 eV बड़ा है? कौन बड़ा है? बाहर जाना है ना, दूर जाना है। तो दूर जाना है तो फिर प्राइस बढ़ेगा। तो कौन बड़ा हो गया? 0 बड़ा है। वेरी गुड, क्योंकि माइनस में तो -13.6 घट जाएगा। तो डिफरेंस निकालेंगे तो बड़ा माइनस छोटा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू E इंफिनिटी माइनस E1 इज इक्वल टू बड़ा माइनस छोटा। तो 0 माइनस -13.6 विच इज इक्वल टू 13.6 EV एनर्जी मेरे को देनी पड़ेगी, तब जाके बाहर ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अभी समझ में आ गया? आयोनाइजेशन एनर्जी एक हाइड्रोजन एटम का कैसे निकालते हैं। ये तो हाइड्रोजन एटम का निकाला, ये तो हमने हाइड्रोजन एटम का निकाला। लेकिन अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज अगर बोला गया है और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? पहले पूछकर लिख लो, लिखते टाइम समझो थोड़ा, उसके बाद मैं रिपीट करूंगा। हाँ, रोहन ने सही बोला। अगर मैं हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की निकालनी है एनर्जी कितनी चाहिए, बाहर से देनी पड़ेगी, तो Z² मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड। हाँ, 0 माइनस 13.6 Z² फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। साक्षी ने भी एकदम सही बोला है। वेरी गुड। चलो यहां पर लिखना हो गया। पुष्कर समझ गए आप कि हम क्या कर रहे हैं? मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजना है। बाहर भेजने का मतलब क्या है? बाहर भेजने का मतलब क्या है? इसको ऐसे बाहर भेजना है। बाहर भेजने का मतलब है कि इन्फिनिटी पे भेजना है।
और ये है कहाँ पे, n1 पर है, तो इन्फिनिटी पे जाएगा तो डेफिनेटली उस इन्फिनिटी मतलब वो इलेक्ट्रॉन जब इन्फिनिटी में जाना है तो उसकी भी तो कुछ एनर्जी होगी। तो एनर्जी कितनी है, एनर्जी एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 eV, कैलकुलेट हमने कर लिया। लेकिन है कहाँ पे, n1 पर है, 1 वैल्यू पर है। n1 कितना हो गया इसका, n1 है, मतलब ऑर्बिट नंबर 1 पे। तो ऑर्बिट नंबर 1 पे है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, -13.6 eV। तो मैं कितनी एनर्जी बाहर दूं ताकि -13.6 जीरो में कन्वर्ट हो जाए, कितनी देनी पड़ेगी, +13.6 देनी पड़ेगी, तब जाके वो जीरो हो जाएगा। सर ये इन्फिनिटी जीरो कैसे आया, अरे बाबा इन्फिनिटी क्या है, व्हाट इज इन्फिनिटी, दिस इन्फिनिटी मींस 1/0। 1/इन्फिनिटी क्या है, 1/0, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन गया न्यूमरेटर, तो क्या हो गया 0/1 इज समथिंग नोन एज जीरो। साइराज, शिवानी, ओके समझ गया ना, 1/इन्फिनिटी कैसे जीरो हो गया। ओके गुड। चलो तो आयनाइजेशन एनर्जी हमने हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल लिया, और यहां पर बॉक्स बनाकर लिख लीजिए, यहां पर बॉक्स बनाकर लिख लीजिए, स्टार मार्क करके, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इज इक्वल टू प्लस 13.6 Z² eV। बस उतना ही लिखना है, जो यहां पर प्लस किया वैसे उधर भी प्लस कर देंगे। छाप लिया, ओके डन। तो आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, अभी आप लिखिए एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी, अभी एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, देखो क्या होता है एक्साइटेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी था, आयनाइजेशन एनर्जी क्या था, लास्ट ऑर्बिट से इन्फिनिटी पे भेजना है, बाहर भेज दो बस। और एक्साइटेशन क्या है, एक्साइटेशन है कि कितना एनर्जी आपको चाहिए कि आप इलेक्ट्रॉन जिस ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट से क्विक हायर ऑर्बिट में जाना है, तो उसके लिए जितनी एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। तो अभी आप देखिए यहां पर हम देखते हैं फर्स्ट डायग्राम, डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिना डायग्राम तो हमारा कंसेप्ट अधूरा रहता है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, तो n इनिशियल कितना आ रहा है 1, है ना, इनिशियल कितना आ रहा है 1। अभी सोचो कि मैंने इसको कुछ ऐसी एनर्जी दी, बाहर से कुछ ऐसी एनर्जी दी कि ये इन्फिनिटी पे नहीं गया, तो अगर इन्फिनिटी पे नहीं गया तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है, लेकिन ये एनर्जी पाकर कोई तो एक ऑर्बिट में चला गया, से सपोज सेकंड वाले ऑर्बिट में चला गया, सेकंड वाले ऑर्बिट में चला गया, ठीक है, ये सेकंड वाले ऑर्बिट में चला गया। तो अगर सेकंड वाले ऑर्बिट में चला गया तो इसका फाइनल ऑर्बिट क्या हो गया, फाइनल ऑर्बिट नंबर इसका कितना आ गया 2। तो इनिशियल ऑर्बिट था इसका 1 में बड़े आराम से घूम रहा था, बाहर से किसी ने लालच दिखाया, लालच दिखाकर फिर वो ऊपर वाले ऑर्बिट में चला गया, तो फाइनल ऑर्बिट कितना हो गया 2। तो इधर से इधर जाने में कुछ एनर्जी का इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, एनर्जी का इस्तेमाल भाई जरूर हुआ, राइट। इधर 100 रुपए की टिकट थी, इधर 500 रुपए की टिकट है, तो अंतर तो 400 को आएगा ही आएगा। तो वो जो 400 का अंतर है मैं कहां से लाऊंगा, वो लाऊंगा मैं भाई किसी दोस्त से उधार मांग के, क्योंकि अभी तो मेरे पास है नहीं, पापा को मांगूंगा तो सीधा एक गाल पे देंगे, तो दोस्त से उधार मांग ली, तो दोस्तों से उधार मांगा तो 400 तो मेरे पास थे, 400 इधर से मांग लिए, 500 की सीट पे बैठ गया, सिंपल। तो जितना एनर्जी या जितना लोन मैंने उधार मांगा
वो एनर्जी क्या है? एक्साइटेशन एनर्जी। बड़ा आसान है, एक्साइटेशन एनर्जी। अगर इधर से डायरेक्टली बाहर निकल जाता तो फिर क्या है? वो आयनाइजेशन एनर्जी बनता। लेकिन अगर मैं सिर्फ ग्राउंड स्टेट से किसी एक और एक स्टेट में जा रहा हूं तो जितनी एनर्जी की जरूरत है एक्स्ट्रा, वो हो गया आपका एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, तो लिखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा? द एनर्जी रिक्वायर्ड for an electron to move from ground state वो उसकी इनिशियल ऑर्बिट नंबर हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट टू सम, कोई तो एक, टू सम हायर स्टेट, जो उसका फाइनल ऑर्बिट नंबर हो जाएगा, इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। उसको हम क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी कहां से आएगी? एक्साइटेशन एनर्जी आ सकती है, सपोज गैस में बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो किसी एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जा रहा होगा, उसने अपनी एनर्जी रिलीज कर दी, तो पता चला वो रिलीज किसी दूसरे एटम में गई और इधर से इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी पाई और वो किसी हायर स्टेट में चला गया। तो आप अगर एटमॉस्फेयर में देखोगे ना तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो अपने आप में एनर्जी रिलीज करते रहते हैं आपस में, तो वहीं से उनको एक्साइटेशन एनर्जी मिल जाती है। ठीक है शुभम, क्लियर है? गुड क्वेश्चन। अगर इलेक्ट्रॉन अभी यहां पर एक होता है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, एक होता है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, तो निकाल सकते हो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए कितना है? हाँ कैलकुलेट करो, अभी तो क्लियर बोल दे रहे हो, कैलकुलेट करो कि इलेक्ट्रॉन अगर n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में गया तो एक्साइटेशन एनर्जी कितना आएगा? बताओ, उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, मतलब उसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे जाने के लिए जो एनर्जी लगी क्या बोलेंगे? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। कितनी लगी? एक्स्ट्रा कितना उधार मांगा दोस्त से, तो वो बतानी है। कैसे निकालेंगे मैं जस्ट हिंट देता हूं। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में था, अब वो कहां चला गया? जस्ट ऊपर वाले ऑर्बिट में, तो सेकंड ऑर्बिट में गया, तो सेकंड ऑर्बिट में बैठना है तो सेकंड ऑर्बिट का भी तो पैसा लगेगा, और फर्स्ट ऑर्बिट में था तो फर्स्ट ऑर्बिट का पहले से कुछ पैसा था, तो दोनों में अंतर आएगा, और जो अंतर आएगा वही उसका एक्साइटेशन एनर्जी बन जाएगा, E2 माइनस E1। तो अब हाइड्रोजन एटम के लिए हम निकाल रहे हैं, हमारा तो पूरा ध्यान जो हम कर रहे हैं तपस्या सालों सालों से, वो तो हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम में सेकंड ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी वो जरा बताइए। हाँ गिरीश का एकदम सही है, रोहन आपका सही नहीं है। बताओ, पिछली स्लाइड्स में तो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड स्टेट। देखो बताओ, चेक करो। नहीं शुभम, 54.4 EV कहां से आएगा? अरे देखो स्लाइड में चेक करो, आप अपनी कॉपी में चेक करो, मैं जो स्लाइड में चेक करता। देखो n इज इक्वल टू 1 में माइनस 13.6 EV, इलेक्ट्रॉन कहां कूद रहा है? उसको तो भाई सेकंड वाली सीट में बैठना है, तो उधर एनर्जी कितना है? माइनस 3.4 EV। साक्षी का भी एकदम सही आया। तो सेकंड वाली ऑर्बिट में देखो कितना एनर्जी आ रहा है? माइनस 3.4। पहली वाली ऑर्बिट में कितना पैसा देके बैठा है? माइनस 13.6। तो दोनों में अंतर निकाल सकते हैं, क्योंकि बड़ा तो ये है, छोटा ये है। हाँ अथर्व, आपका आंसर कितना है? माइनस 17। अरे सबके आंसर ऐसे अलग अलग क्यों आ रहे हैं? तो विच इज इक्वल टू, तो एनर्जी E2 का मतलब क्या है? एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट। अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना आया? माइनस 3.4 EV माइनस
एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट कितना आया था, -13.6 eV बराबर। अभी आप क्या करोगे, इज इक्वल टू छापोगे, और जैसे ही इज इक्वल टू छापा, जैसे इज इक्वल टू छापा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3.4 प्लस 13.6, तो 6 में से 4 गए तो बनते हैं 2, 13 में से 3 गए तो बचते हैं 10, और ये प्लस माइनस कौन बड़ा है, प्लस, तो प्लस 10.2 eV बन जाएगा। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल जो है वो कितना है, 10.2 eV। मतलब अगर इधर से जो एनर्जी आ रही है उसमें अगर 10.2 eV होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन इधर से कूद के इधर जाएगा। 10.2 से अगर कम रहा तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने सपोज 10.1 भी दे दिया, बोलोगे ठीक है यार एडजस्ट कर ले, तू टिकट वाला है, कई सालों से तो मैं इधर ही थिएटर पे आ रहा हूँ, है ना, दे दूंगा तेरे को बापू से मांग के। अरे नहीं, तुम्हें वो 10.2 ही दे तभी मैं कूदूंगा, राइट। तो 10.2 मिलेगा तभी जाएगा, 10.1 पे नहीं मानने वाला, वो इधर ही रहेगा। राइट। देखोगे महाराष्ट्र के जो बस कंडक्टर्स होते हैं, है ना, अगर मुझे इधर से जाना है कातराज, कातराज से जाना है, से सपोज मुझे आनी है किसी एक जगह आना है, ठीक है, तो बोलते हैं 10 रुपए, 10 रुपए देना है, मेरे पास थे 8 रुपए, तो 8 रुपए मैंने दिया, अरे ठीक है 2 रुपए रख लो, 2 रुपए ऐसे भी तुम क्या है कितने लोगों से मांग रहे हो, नहीं नहीं अभी बस से नीचे उतार दूंगा, 2 रुपए दो तभी बैठा हुआ, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो समझ में आ गया एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है और उसका फंडा क्या है। तो अगर सपोज मेरा इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में चला जाएगा तो क्या कहलाएगा, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, फिर थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल, सॉरी एनर्जी। तो आपको क्या कैलकुलेट करनी है, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, कि आप कैलकुलेट कीजिए सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, बस ये दोनों कैलकुलेट कर लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब वैसे एक लास्ट टर्म बच गया, अब बस एक लास्ट टर्म बच गया, और उस लास्ट टर्म है सेपरेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी उसको बोलते हैं। तो पहले आप इतना लिख लीजिए, इतना कंप्लीट हो गया, जल्दी जल्दी अंगूठा छापिए। तो फिर मैं सर सेकंड का E3 माइनस E2 आएगा ना, नहीं 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 साक्षी, सेकंड का E3 माइनस E2 नहीं आएगा, सेकंड का आएगा E3 माइनस E1, क्योंकि कंपैरिजन तो आपका क्या हो रहा है, टू मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ना, कंपैरिजन तो आपका ग्राउंड स्टेट से हो रहा है, तो E3 माइनस E1। सर आप जो प्रैक्टिस के लिए देते हैं वो इसी बुक में लिखना है, यस यस, आपको जो प्रैक्टिस के लिए मिलता है उसी बुक में आप लिखिए। कंप्लीटेड, चलो आगे बढ़ते हैं, तो टाइम खत्म होने वाला है, तो लास्ट हम क्या है बता देते हैं, टाइम खत्म होने वाला है रे, अब मैं लास्ट बता देता हूँ, नहीं तो फिर सूर्यकांत सर आ जाएंगे। देते हैं भाई, आज दे देंगे, आज असाइनमेंट दे देंगे, आज मेरे पास थोड़ा टाइम फ्री भी है तो मैं आज बैठ के देता हूँ। डन। चलो अब आज के क्लास का लास्ट टॉपिक, लास्ट टर्मिनल लॉजी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी या फिर सेपरेशन एनर्जी। तो सेपरेशन एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी, ये भी बड़ा सिंपल सा चीज है, ये भी बड़ा सिंपल सा चीज है क्या। चलो डायग्राम बनाते हैं, तो पहले हम अंदर बना देते हैं प्लस, और यहां से इसको निकालते हैं, सपोज हाइड्रोजन एटम है, और ये हो गया,
ठीक है, तो अभी यहां पर हम आज देख रहे हैं सेपरेशन एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज द सेपरेशन एनर्जी। तो सेपरेशन एनर्जी का मतलब होता है, यस यस गिरीश, आएंगे आएंगे हम रिडबर्ग इक्वेशन में भी आएंगे, उधर हम पढ़ेंगे। हाँ, तो सेपरेशन एनर्जी देखो क्या होता है। देखो, अगर मैंने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, तो ये हाइड्रोजन एटम नहीं है, अभी हाइड्रोजन एटम नहीं लेंगे, बहुत बार हाइड्रोजन एटम ले लिया, क्योंकि सेपरेशन एनर्जी समझाने के लिए मैं हाइड्रोजन एटम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सोचो कि कोई एक दूसरा एटम है, और क्या है, क्या बोले आपको, पहले डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिखते ही आप समझ जाओगे। लिखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड to move an electron from a state, from a higher state मतलब other than the ground state, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए हायर स्टेट, हायर स्टेट का मतलब है अदर देन द ग्राउंड स्टेट, टू टू इंफिनिटी, is called to n is equal to infinity is called separation energy और बाइंडिंग एनर्जी। हाँ, अभी आप थोड़ा सा डेफिनेशन को पढ़ो, अगर समझ में आ गया वेल एंड गुड, अगर समझ में नहीं आया तो फिर पूछो कि क्या है। दिखा था, हाँ पहले लिख लो, छाप लो। एंड एक्सप्लेन। हाँ, अभी देखो यहाँ पर देखो, तो ये चीज समझनी है, तो ये चीज समझने के लिए हमको पिछले वाले स्लाइड्स पढ़ने पड़ेंगे। पिछले वाले स्लाइड्स देखो, ये चीज समझ जाओगे, लेकिन पिछले वाले स्लाइड्स पढ़ने पड़ेंगे। क्या था, ग्राउंड स्टेट तो एक्साइटेड स्टेट समझने के छोड़ दो। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ग्राउंड स्टेट, कोई इलेक्ट्रॉन अपने अगर ग्राउंड स्टेट में है, और सॉरी ग्राउंड स्टेट नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर फेंकना है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर फेंकना है, वो हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी मतलब आपने कोई एनर्जी दी, तो वो अपने ग्राउंड स्टेट से कहां गया, हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट से किसी हायर ऑर्बिट में जाएगा, समझ में आ गया। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन अभी अपने ग्राउंड स्टेट पे नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट पे नहीं है, वो कहीं तो है, किसी या दूसरे स्टेट में है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन अगर देखोगे पहले इधर था, इसका ग्राउंड स्टेट था 1, अभी अपने ग्राउंड स्टेट में नहीं है, तो कितनी एनर्जी मुझे चाहिए कि इसको ग्राउंड के हायर स्टेट से बाहर फेंकने के लिए, ठीक है, हायर स्टेट से बाहर फेंकने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी, राइट। हायर स्टेट से, ये इसकी हायर स्टेट है, हायर स्टेट से किसी एक हायर स्टेट से बाहर फेंकना है, n इज इक्वल टू इंफिनिटी पर फेंकना है, तो वो सी सेपरेशन एनर्जी कहलाती है। हाँ, अभी देखो, अभी क्वेश्चन आता है कि सर क्या आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेपरेशन एनर्जी सेम है क्या, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेपरेशन एनर्जी सेम है, नहीं, लेकिन सेपरेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी बन सकता है, कब, जब हाइड्रोजन एटम है और उसका सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में आपके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, और वो एक इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से अगर भेज दिया जाए तो फिर हो जाता है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी सेम नहीं है,
तो जल्दी जल्दी लिख लो। और क्वेश्चंस, कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे देता हूं। राइट, ब्रेकिंग एंड सेपरेटिंग, वाह। चलो होमवर्क के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी लिखो। कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ Li2+ आयन। असाइनमेंट क्वेश्चंस, होमवर्क जो कि आपको कल दिखाना है, मुझे कल आंसर बताने हैं। पहला, कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट, कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर Li2+ आयन। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी, कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ He+आयन, कैलकुलेट सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ He+आयन। ठीक, चौथा 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 चौथा, रुक जाओ रुक जाओ गिरीश, एक मिनट मैं क्वेश्चन लिख लूं। ओके, कैलकुलेट द एनर्जी, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन बन जाएगा। कैलकुलेट द एनर्जी emitted when an electron jumps, when an electron of hydrogen atom jumps from n is equal to 4 to n is equal to 1। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, calculate the energy emitted when an electron of He+ion jumps from n is equal to 5 to n is equal to 2। सो दिस इज द क्वेश्चन। ये आपके 5 होमवर्क क्वेश्चन हैं और आपको कल आंसर देना है। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लो। और कल हम टॉपिक पढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब बोर मॉडल के अंदर में ही, जिसका नाम रहेगा स्पेक्ट्रम। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है रे बाबा। स्पेक्ट्रम में आएगा आपका रिडबर्ग सीरीज। गिरीश, स्पेक्ट्रम में आने वाला है रिडबर्ग।
हाँ, एक्साइटेशन एनर्जी की स्लाइड दिखाएं। हो गया, सबने लिख लिया? एक्साइटेशन एनर्जी लिख लो, लिख लो। एक्साइटेशन एनर्जी की स्लाइड लिख लो।